हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स पॉइंट बाय रविंदर। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रीवियस 2 क्लासों में हमने न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज़ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। आज की जो क्लास है वो भी एमसीक्यूज़ होने वाली है, जिसमें अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसका क्या होगा, संपूर्ण निचोड़ होगा, एक तरह से ऐसे कह सकते हैं। और इससे क्या होगा, आपके जो कॉन्सेप्ट होंगे वो अच्छे से क्लियर होंगे, जिससे न्यूक्लियर जो फिज़िक्स है उसमें आपके क्या हों, पूरे में पूरे नंबर आएँ। तो देखो, ये जो क्लास है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमएससी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या नीट या जेईई की तैयारी कर रहे हो, या राजस्थान बोर्ड में भी ये मतलब इक्वली यूज़फुल है, और या चाहे आप आरपीएस स्कूल लेक्चर की तैयारी करो, सभी में जो है ये क्लास जो है बेहद महत्वपूर्ण क्लास है। तो देखो, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो हम प्रीवियस क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि एक रेडियो एक्टिव नाभिक का जो क्षय है वो निम्न प्रकार से होता है। जैसे एक रेडियो एक्टिव नाभिक है, ए है, उससे अल्फा कण निकलता है, A1 बनता है, उसके बाद में बीटा कण निकलता है, A2 बनता है, उसके बाद में अल्फा कण निकलता है, A3 बनता है, लास्ट में गामा रेज निकलती हैं और क्या बनता है, A4 बनता है। यदि ए की द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्रमशः 180 और 72 बेहतर हो तो A4 के मान होंगे क्रमशः। देखो, आपके पास 4 ऑप्शन है। देखो, ये जो बड़ी जो संख्या, ये द्रव्यमान संख्या ही होगी ऑब्वियसली, तो ये परमाणु क्रमांक तो हो नहीं सकता इतना। तो देखो, ऑप्शन ए है कि 172 और 69 69, और 174 एंड 70, 176 एंड 69, और डी ऑप्शन है 176 और 70। तो देखो, आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना सॉल्यूशन लिखना है। चाहे गलत सही जैसा भी आप कर सकते हो वो कीजिए, पूरा मन से कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है अपना सॉल्यूशन किया होगा। अब जो है हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, ये जो ए जो है इसकी द्रव्यमान संख्या आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 180 और परमाणु क्रमांक 72, 72 और परमाणु क्रमांक कितना है, 180 है, सॉरी, हाँ, द्रव्यमान संख्या 180 है, परमाणु क्रमांक 72 है। अब देखो, इसके बाद में देखो, ये ए है, ए से देखो अल्फा कण निकल रहा है। तो देखो, जब भी अल्फा कण निकलता है तो द्रव्यमान संख्या जो है वो 4 से कम और परमाणु क्रमांक जो है वो 2 से कम होता है। तो हमारे पास क्या मिलेगा, द्रव्यमान संख्या 4 से कम होगी तो ये हो जाएगा 176, और परमाणु क्रमांक 2 से कम होगा तो ये हो जाएगा 70। उसके बाद में देखो क्या निकल रहा है, बीटा कण निकल रहा है। तो यहाँ पे बीटा माइनस कण निकल रहा है। देखो, बीटा कण जब साइन आपको नहीं दे रखा हो तो आपको बीटा माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन को ही मानना है। तो देखो, जब बीटा माइनस कण निकलता है तो देखो जो परमाणु क्रमांक है वो 1 से बढ़ता है और द्रव्यमान संख्या सेम रहती है। तो ये A1 है, सॉरी, हाँ। इसके बाद में A2 जो है वो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, 71, और द्रव्यमान संख्या वही रहेगी 176। अब देखो, A2 तक आ गए हम। अब यहाँ पे A3 कब मिलेगा, जब हमें अल्फा कण निकलेगा। तो उसके बाद में देखो अल्फा कण निकल रहा है, A3 बन रहा है। तो देखो, A3 का जो अल्फा कण निकलने के बाद में देखो द्रव्यमान संख्या परमाणु क्रमांक फिर से 2 से कम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, और द्रव्यमान संख्या 4 से कम हो जाएगी तो 172 हो जाएगा। इसके बाद में देखो गामा रेज निकल रही हैं, गामा रेज निकल रही हैं। गामा रेज जब निकलती है तो कोई भी जो न्यूक्लियाई है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो A4 जो होगा वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 69 भी ऐसे कैसे रहेगा और 172 भी ऐसे रहेगा। तो देखो, परमाणु क्रमांक तो हो गया 69 और द्रव्यमान जो संख्या हो गई वो हो गई 172। तो यहाँ पे देखते हैं करेक्ट जो आंसर कौन सा है। ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किसी रेडियोधर्मी की अर्ध आयु 2 सेकंड है।
मतलब टी हाफ की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2 सेकंड है। और 4 परमाणु ही हो, मतलब प्रारंभ में जो इसके परमाणुओं की जो संख्या है एन नोट की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 है। तब एक अर्धायु के बाद बचे, मतलब टी की जो वैल्यू भी है ना वो टी हाफ के बराबर ही अर्धायु के बाद बचे परमाणुओं की संख्या हो सकती है। तो परमाणुओं की संख्या जो है एन की वैल्यू ये पूछना चाह रहा है एक अर्धायु के बाद में। तो देखो वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, एन बटे एन नोट, मतलब टी समय पर परमाणुओं की संख्या बटे प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या बराबर किसकी होगी, 1/2 की पावर स्मॉल टी बटे टी हाफ, ये फॉर्मूला लगेगा। उसके बाद में देखो एन बटे एन नोट तो ऐसे कैसे आ जाएगा, अब देखो 1/2 ऐसे कैसे, देखो टी की वैल्यू भी 2 सेकंड है और टी हाफ की वैल्यू भी 2 सेकंड है। देखो टी की वैल्यू टी हाफ के बराबर, टी हाफ की वैल्यू कितनी है, 2 सेकंड। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, एन नोट बाई 2, और एन नोट की वैल्यू कितनी है, 2 है। एन नोट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो 4/2 बराबर 2। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो सक्रिय नमूने के पदार्थ की सक्रियता प्रारंभिक अवस्था में 8 इकाई तथा 3 घंटे पश्चात है 1 इकाई हो जाती है, तो इसकी अर्ध आयु होगी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 2 घंटे, ऑप्शन बी है 1 घंटा, ऑप्शन सी है 3 घंटे, या ऑप्शन डी है 4 घंटे। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना सॉल्यूशन लिखना है, और उम्मीद करता हूँ कि आपका जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट ही आएगा। तो आपने अपना सॉल्यूशन किया होगा। तो हम जो है अभी इस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। देखो क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि एक रेडियो सक्रिय नमूने के पदार्थ की रेडियो सक्रिय प्रारंभिक अवस्था में 8 इकाई है। मतलब जो देखो प्रारंभ में रेडियो सक्रियता जो होती है R0 बोलते हैं उसको, तो वो कितनी है, 8 इकाई है। और 3 घंटे पश्चात, मतलब टी की वैल्यू है 3 घंटे, 3 घंटे पश्चात इसकी रेडियो टी समय पर रेडियो सक्रियता कितनी है, 1 इकाई है। तो ये आपसे पूछ क्या रहा है, टी हाफ की वैल्यू पूछ रहा है, अर्धायु पूछ रहा है। तो अर्धायु कितनी होगी, देखो हमने आपको पहले भी एक फॉर्मूला डिस्कस किया था, वो कुछ इस प्रकार से है कि टी समय पे रेडियो सक्रियता बटे प्रारंभ में रेडियो सक्रियता बराबर 1/2 स्मॉल टी बटे टी हाफ। ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और कुछ नहीं करना है। तो देखो आर की जो वैल्यू है वो आर की वैल्यू कितनी है, 1 है, और R0 की वैल्यू है 8। तो 1/8 हो गया इसकी वैल्यू, और 1/2 की पावर, देखो स्मॉल टी की जो वैल्यू है 3 घंटे दे रखी है, और बटे टी हाफ। अब देखो 1/8 को जो है ना हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 3 बराबर 1/2 की पावर 3 बटे टी हाफ। अब देखो जब आधार समान हो तो घातें भी क्या होती हैं, समान होती हैं। तो देखो 3 बराबर किसके हो गया, 3 बटे टी हाफ, 3 बटे टी हाफ। तो देखो टी हाफ की जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, देखो ये एक बार कट गया, तो टी हाफ की जो वैल्यू होगी 1 घंटा, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव समस्थानिक की अर्ध आयु जो है वो 5 वर्ष है। तो एक पदार्थ का वह अंश जो 15 वर्षों में क्षय होगा, मतलब 15 वर्षों में कितना अंश जो है इसका क्षय होगा, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कहता है कि 1/8 जो अंश है वो क्षय हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि 2/3 जो अंश है वो क्षय हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि 7/8 जो अंश है वो क्षय हो जाएगा। और ऑप्शन डी कहता है कि 5/8 जो अंश है वो क्षय हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और अपना सॉल्यूशन लिखना है।
उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है अपना सॉल्यूशन लिखा होगा। तो देखो क्या क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले टी हाफ की वैल्यू दे रखी है। टी हाफ की वैल्यू कितनी दे रही, टी हाफ को देखो कैपिटल टी से डिनोट कर लेते हैं हम। तो ये 5 वर्ष दे रखी है। और देखो 15 वर्षों में जो अंश, जितने अंश का क्षय होगा, मतलब टी की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 15 वर्ष। तो आपको एक जनरल फॉर्मूला हमने अब बताया था कि टी समय पर रेडियो सक्रियता बटे प्रारंभ में रेडियो सक्रियता बराबर किसके होता है, 1/2 की पावर स्मॉल टी बटे कैपिटल टी। तो देखो R/R0 बराबर, देखो 1/2 ऐसे कैसे, और स्मॉल टी की जो वैल्यू है वो 15 वर्ष है और अर्धायु जो है वो 5 वर्ष है। तो देखो यहाँ पे 3 आ रहा है इसका। तो देखो R/R0 की जो वैल्यू हो जाएगी, देखो 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 3। तो ऐसे कह सकते हैं R/R0 बराबर हो जाएगा 1/8। तो देखो 15 वर्षों के बाद में R बराबर R0/8, मतलब 15 वर्षों के बाद में आपके पास जो है, जो प्रारंभ में जो मात्रा थी उसका 1/8 अंश बचेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षय कितने का हो गया। देखो 1/8 अंश बचा है आपके पास में, तो क्षय कितने का हो गया। तो 1 में से 1/8 घटा देंगे तो आपके पास कितनी मात्रा का क्षय हुआ वो कैलकुलेट कर सकें। तो देखो 15 वर्षों के बाद, 15 वर्षों में क्षय हुई पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब देखो 15 वर्षों में, जैसे प्रारंभ में हमने पूरी क्वांटिटी 1 लेके चले थे, प्रारंभ में पूरी क्वांटिटी हम 1 लेके चले थे, उसमें से 1/8 जो अंश है उसका क्या हो गया, क्षय हो गया। तो आपके पास कितनी राशि बची, 7/8 जो अंश है वो आपके पास बची। तो देखते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन है वो 7/8 है। तो ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव आइसोटोप, रेडियो एक्टिव आइसोटोप Ra-88236 के श्रेणी क्रम में क्षय होते समय 3 अल्फा कण और 1 बीटा कण निकलते हैं। अंत में प्राप्त होने वाला आइसोटोप है। तो मतलब अंत में कौन सा आइसोटोप मिलेगा। देखो यहाँ पे देखो तीन तो अल्फा कण निकल रहे हैं और 1 बीटा कण निकल रहा है। तो सबसे पहले आपको स्वयं का जो आंसर है वो लिखना है कि 3 अल्फा कण निकलेंगे तब क्या होगा, 1 बीटा कण निकलेगा तब क्या होगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपना आंसर लिखिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना आंसर लिखा होगा। तो देखो इसका हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। जैसे Ra-88236 इससे 3 अल्फा कण निकलेंगे। देखो 1 अल्फा कण निकलता है तो जो द्रव्यमान संख्या है उसमें तो 4 की कमी आती है और परमाणु क्रमांक है उसमें 2 की कमी आती है। तो देखो 3 अल्फा कण निकलेंगे तो द्रव्यमान संख्या में तो कितने की, 12 की कमी आ जाएगी और परमाणु क्रमांक है उसमें 6 की कमी आ जाएगी। तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई वाई एटम हमें मिलता है। और तो देखो परमाणु क्रम, पहले द्रव्यमान संख्या में 12 की कमी करेंगे तो 2 2 4 और उसके बाद में परमाणु क्रमांक में 6 की कमी करेंगे तो 8 2। तो ये आ गया। अब देखो 3 अल्फा कण तो हमने निकाल दी, अब 1 बीटा कण और निकालना है। तो देखो 1 बीटा कण निकालेंगे तो देखो द्रव्यमान संख्या तो वही रहेगी लेकिन परमाणु जो क्रमांक है वो 1 बढ़ जाएगा। बीटा माइनस 6 आपको पता ही है, जैसे बीटा कण बोलता है तो आपको बीटा माइनस 6 ही समझना है। तो देखो परमाणु क्रमांक चेंज होता है हमेशा, जैसे ही परमाणु क्रमांक, जैसे एलिमेंट चेंज हो जाता है परमाणु क्रमांक चेंज होते ही, तो 83 हो जाएगा और ये हो जाएगा 224। तो आपके पास जो करेक्ट जो आंसर है 83 224, सी जो ऑप्शन हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलेनियम का अर्ध आयुकाल जो है
वो 140 दिन है। कितने दिनों के पश्चात 16 ग्राम जो पोलिनियम है केवल 1 ग्राम रह जाएगा। तो देखो, सबसे पहले ये इस टाइप के जो क्वेश्चन हम बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और ख़ुद का सॉल्यूशन लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो अपना सॉल्यूशन लिखा होगा। अब देखो हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो टी हाफ की जो वैल्यू दे रखी है, टी हाफ की जो वैल्यू दे रखी है वो 140 दिन दे रखी है। यहाँ पे देखो दे रखा है एक पोलिनियम का अर्ध आयुकाल कितना है, 140 दिन। कितने दिनों के पश्चात टी की वैल्यू पूछ रहा है, कितने दिनों के पश्चात टी की वैल्यू पूछ रहा है। 16 ग्राम जो पोलिनियम है केवल 1 ग्राम रह जाएगा। मतलब प्रारंभ में इसकी मात्रा कितनी थी, 16 ग्राम, और टी समय पे कितनी है, 1 ग्राम है। तो आर नोट की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 16 ग्राम, और आर की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 ग्राम। तो उम्मीद करता हूँ आपको हिंट मिल गया होगा। अब देखो फॉर्मूला क्या हम लगाते हैं कि टी समय पे रेडियो सक्रियता बटे प्रारंभ में रेडियो सक्रियता बराबर 1/2 स्मॉल टी बटे टी हाफ। अब देखो इसके बाद में देखो टी समय पे रेडियो सक्रियता है 1 ग्राम, और आर प्रारंभ में जो रेडियो सक्रियता है वो 16 ग्राम। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, 1/2। अब देखो टी की वैल्यू तो पूछ रहा है और टी हाफ की वैल्यू दे रखी है 140 दिन। अब देखो यहाँ पे 1/16 को जो है ना 1/2 की पावर हम लिख सकते हैं 4 बराबर एक। इसके बाद में देखो 1/2 की पावर, 1/2 की पावर टी बटे 140। अब देखो आधार समान है तो घाते भी क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो देखो टी बटे 140 जो हैं वो किसके बराबर हो जाएंगे, 4 के। तो 4 टी की जो वैल्यू हो जाएगी 560 दिन। देखो 140 दिन था तो 4 गुना क्या हो जाएगा, 560 दिन हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा बीटा और गामा किरणों की क्रमबद्ध आयनीकरण क्षमता है। मतलब आपको ये बताना कि किसकी जो आयनीकरण क्षमता सबसे कम है और किसकी सबसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अल्फा की सबसे ज़्यादा, उससे कम गामा की, उससे कम बीटा की। और बी ऑप्शन दे रखा है अल्फा की सबसे ज़्यादा और बीटा की उससे कम और गामा की सबसे कम। सी ऑप्शन दे रखा है अल्फा की सबसे कम, बीटा की उससे ज़्यादा और गामा की सबसे ज़्यादा। और ऑप्शन डी दे रखा है गामा इज़ ग्रेटर देन अल्फा इज़ ग्रेटर देन बीटा। तो आपको जो अपना जो करेक्ट जो आंसर है वो क्या करना है, यहाँ पे सोच लेना है। और अब देखो हम यहाँ पे बताते हैं। आप आयनीकरण की जो क्षमता होती है ना वो द्रव्यमान पे और आवेश पे निर्भर करती है। किस पे निर्भर करती है, द्रव्यमान और आवेश दोनों पर निर्भर करती है। तो जिसका द्रव्यमान और आवेश ज़्यादा है उसके आयनीकरण की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा होगी, और जिसका द्रव्यमान और आवेश कम है तो उसके आयनीकरण की क्षमता क्या होगी, उतनी कम होगी। तो देखो अल्फा कण की, देखो ये एक हीलियम का नाभिक होता है 2He4, तो इसकी द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होगा और इस पे आवेश भी 2+2 होता है। तो अल्फा कण की जो आयनीकरण की जो क्षमता है वो सबसे ज़्यादा, उससे कम बीटा कण की, सबसे कम गामा रेज की। तो ऑप्शन जो बी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रेडियो सक्रिय नाभिक जिसकी प्रारंभिक द्रव्यमान संख्या A और परमाणु क्रमांक जो है Z है। अब देखो इससे 3 अल्फा कण और 2 पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मतलब बीटा प्लस कण उत्सर्जित होते हैं। परिणामी नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या व प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात होगा। मतलब जो रिजल्टेंट जो न्यूक्लियाई होगा उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या और पॉजिट्रॉन जो प्रोटॉनों की जो संख्या है उसका अनुपात क्या होगा। ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, AIEEE 2010 में पूछा गया है। अब देखो इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A-Z-4 बटे Z-2। ऑप्शन बी कहता है कि A-Z-8 बटे Z-4। ऑप्शन सी कहता है कि A-Z-4 बटे Z-8। और ऑप्शन डी कहता है कि A-Z-12 बटे Z-4। तो आपको क्या करना है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअली काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
तो आपको वीडियो को पॉज करना है और इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने जो है ना अपना सॉल्यूशन लिखा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का अनुपात पूछ रहा है। अब देखो हम जब भी न्यूट्रॉनों की जो संख्या है, न्यूट्रॉनों की संख्या बटे प्रोटॉनों की संख्या का जो अनुपात ये पूछ रहा है आपसे, प्रोटॉनों की संख्या। अब देखो इस अनुपात को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो न्यूट्रॉनों की जो संख्या है उसको हम लिखते हैं a माइनस जेड। क्या लिखते हैं? a माइनस जेड। मतलब द्रव्यमान संख्या में से अगर आप प्रोटॉनों की संख्या को घटा देंगे तो आपके पास न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी, बटे प्रोटॉनों की संख्या तो आपको पता ही है जेड है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखो यहाँ पे अब देखते हैं हम क्या कहना चाह रहा है कि 3 अल्फा कण और 2 पॉजिट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो देखो पहले 3 अल्फा कण निकालेंगे। तो देखो जब 3 अल्फा कण निकलते हैं तो द्रव्यमान जो संख्या है उसमें 4 की कमी आती है। एक अल्फा कण निकलता है तो 3 अल्फा कण में द्रव्यमान संख्या में कितने की कमी आ जाएगी? 12 की कमी आ जाएगी। द्रव्यमान संख्या में तो 12 की कमी माइनस जेड ऐसे कैसे लिख देंगे? हाँ, द्रव्यमान संख्या में तो 12 की कमी और परमाणु जो क्रमांक है उसमें कितने की कमी आती है? एक अल्फा कण निकलता है तो 2, तो 3 अल्फा कण निकालेंगे तो कितने की कमी आ जाएगी? 6 की कमी आ गई, बटे जेड माइनस भी 6 हो जाएगा। अब देखो 3 अल्फा कण में तो इतना हो गया। अब देखो 2 पॉजिट्रॉन निकालने हैं। पॉजिट्रॉन निकालते हैं ना तो देखो परमाणु क्रमांक में 1 की कमी आती है, और इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो परमाणु क्रमांक 1 से बढ़ता है। तो 2 पॉजिट्रॉन निकलेंगे तो परमाणु क्रमांक में 2 की कमी आएगी, द्रव्यमान संख्या वही रहेगी। अब देखो a माइनस जेड तो ऐसे, a माइनस 12 तो ऐसे कैसे रहेगा? अब देखो जो किस में कमी आएगी? 2 की कमी आएगी परमाणु क्रमांक में, तो 2 की कमी आ गई, बटे जेड माइनस 6 तो पहले से था, अब -2 और कर दिया। अब इसको देखो पूरे को सोल्व करके हम लिख सकते हैं। देखो a माइनस 12, देखो इसको मैं सोल्व करके थोड़ा ऊपर ही लिखता हूँ। आपके पास जो आया ना फाइनल आंसर वो कुछ इस प्रकार से है, a माइनस 12 माइनस जेड और प्लस 8 हो जाएगा जब ये माइनस साइन को कोष्ठक खुलेगा तो, और जेड माइनस 8। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखो a माइनस जेड और देखो ये कितना है 12, तो माइनस का 4 बचा, बटे जेड माइनस 8। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो कौन सा हो जाएगा करेक्ट? a माइनस जेड माइनस, तो ऑप्शन जो सी है वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स आज की जो क्लास है उसमें इतना ही डिस्कस करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और अधिक काम करने का यूट्यूब पर। तब तक तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नमस्कार, जय हिंद।